किसी भी विषय का अध्ययन उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया से शुरू होता है। अर्थशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है। किसी भी विषय की परिभाषा तय करने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। आखिर में हमें उसे परिभाषा को स्वीकार कर लेना होता है, जिसे हम आंशिक परिभाषा मान सकते हैं। अलग-अलग अर्थशास्त्री विषय को अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं, ऐसे में उनकी परिभाषाएं भी अलग-अलग होती हैं। लेकिन एक कामकाजी परिभाषा तय करने के लिए अलग-अलग परिभाषाओं के अंतर को कम करने की कोशिश की जाती है। कामकाजी परिभाषा कामकाजी परिभाषा पर पहुंचने से पहले इस दिशा में हुई दो अत्यधिक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य परिभाषाओं का उल्लेख जरूरी है। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। इस परिभाषा के नज़रिए से देखें तो दो बातें अहम हैं। उत्पाद भी दुर्लभ है और समाज को संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करना चाहिए। जाहिर है, अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है जो संसाधनों की दुर्लभता और प्रभावी उपयोग की मांग का अध्ययन करता है। पिछली आधी शताब्दी के दौरान अर्थशास्त्र के अध्ययन में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है कि यह अलग-अलग छात्रों के भिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कुछ अर्थशास्त्र पैसा बनाने के लिए पढ़ते हैं। विकसित देशों के ज़्यादातर छात्र खुद को अमीर बनाने के लिए ही अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन यह विकासशील देशों के लिए सही नहीं है। अगर सामान्य तौर पर कहें तो विकासशील देशों में अर्थशास्त्र केवल पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उसका प्रयोग नहीं होता। गरीबी, बेरोजगारी, मानव संसाधन विकास, शेयर, लाभांश, बैंकिंग शब्दावली, मूल्य और उसमें आने वाला बदलाव, ई-कॉमर्स इत्यादि के बारे में जानने के लिए कुछ लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कुछ अन्य लोग अर्थव्यवस्था को अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए भी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मानव जीवन पर मौजूद संसाधनों से बनाए गए कई तरह के उत्पादों के उपयोग पर निर्भर करता है। मानवों की चाहत की कोई सीमा नहीं है। हमारी ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए हमें असीमित संसाधनों की ज़रूरत है, लेकिन संसाधन सीमित हैं। ऐसे में काफ़ी हद तक व्यक्ति और मानव समाज पर निर्भर है कि सीमित संसाधनों की मदद से किस तरह से वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। इसका मतलब यह है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से पहले हमें अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता के हिसाब से तय करने की ज़रूरत है। इस प्रक्रिया के चलते कुछ लोग की ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इस दौरान यह भी सही है कि कुछ लोगों की कुछ ज़रूरतें सीमित संसाधनों के बावजूद कई बार पूरी हो सकती हैं। बहरहाल, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल ज़रूरत और चाहतों के लिए करते हैं। ऐसे विकल्प का चयन कला भी है और विज्ञान भी। मानव समाज द्वारा चुने गए विकल्प जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। यह मानव जीवन के अध्ययन से जुड़ा बेहतरीन विषय है। कार्यकारी परिभाषा। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसे महसूस करना भी ज़रूरी है। इसकी शुरुआत विषय की परिभाषा से ही होती है, लेकिन परिभाषाओं के साथ मुश्किल यह है कि ज़्यादातर समय में परिभाषाएं काफ़ी उलझाने वाली और तकनीकी शब्दों से भरी होती। कई बार तो यह आम लोगों की समझ से बाहर की बात होती है। अर्थशास्त्रों के छात्रों को भी कई बार परिभाषा समझ में नहीं आती हैं। यही वजह है कि परिभाषा को बेहद सहज और सर्वसुलभ बनाने की ज़रूरत है। मानव अपने रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इन गतिविधियों को आप विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है।
ठीक इसी तरह से राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान और प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन कहलाता है। चूंकि यह सब मानव गतिविधियों का अध्ययन है, लिहाजा इसे मानविकी कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक गतिविधियां क्या है? लाभ, हानि, आजीविका, पेशा, मजदूरी, रोजगार इत्यादि आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। इन सब गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र की कई शाखाएं हैं और उनके तहत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ग्लोबल, मैक्रो और माइक्रो स्तर पर होता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किफ़ायती कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कुछ लोग ईंधन फूकने वाली स्पोर्ट्स कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गरीब लोग गरीब क्यों हैं? क्या पूंजीवाद आर्थिक असमानता को बढ़ा रहा है? क्या भूमंडलीकरण से अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हुई है? ऐसे ही ढेरों सवाल अर्थशास्त्र के दायरे में आते हैं। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी ने भी अर्थशास्त्र को नया आयाम दिया है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप में सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्र में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। वर्तमान में खास इलाके को आप देश के तौर पर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था इत्यादि। यानी आप अपने आप में अर्थव्यवस्था का कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी देश, किसी क्षेत्र या किसी खास ब्लॉक का नाम इसे जोड़ देते हैं, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। जब हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका मतलब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है। दुनिया के कुछ देश एक समान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ठीक उसी समय उनकी कुछ विशिष्ट समस्याएं भी होती हैं। अर्थशास्त्री इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाने की सलाह देते हैं। अब यह उस खास देश पर निर्भर है कि वह किन अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत को अपनाते हैं। ऐसे में कई देश एक तरह की समस्याओं के निदान के लिए एक ही तरह के सिद्धांत को अपनाते हैं, जबकि दूसरी ओर एक जैसी समस्या के लिए दो देश अलग अलग सिद्धांत भी अपना सकते हैं। दोनों ही सूरत में नतीजा एक जैसा भी हो सकता है और काफ़ी अलग भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? मूल रूप से आर्थिक सिद्धांत मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों के व्यवहार और उनकी उम्मीदों पर आधारित होता है। मानव व्यवहार काफ़ी आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होता है और इनमें विविधता भी हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता का स्तर, सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानव संसाधनों की मानसिकता, इन सबका असर व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर होता है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों के लिए किसी आर्थिक नीति के असर के बारे में अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल काम है। वैसे भी नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया और आपूर्ति व्यवस्था का भी आर्थिक चुनौतियों के हल में अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि आपको अर्थशास्त्र में उतनी विविधता नहीं मिलेगी जितनी अर्थव्यवस्था से जाहिर होगी। यह कहना अतिरेक नहीं है कि दुनिया की दो अर्थव्यवस्थाएं कभी एक समान नहीं हो सकती। हालांकि उन्हें विस्तृत दायरे में विकसित या विकासशील या फिर कृषि आधारित या फिर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। वैसे ऐसी ही विविधताएं अर्थशास्त्र को दिलचस्प विषय बनाती हैं। अर्थव्यवस्थाओं की विविधता के चलते अर्थशास्त्री सिद्धांतों और विचारों में भी सुधार करते रहते हैं। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि अर्थशास्त्र भी वास्तविक चलन से विकसित होता रहता है। व्यवहारिक चलन में नए आयाम जुड़ते हैं तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में भी नयापन जुड़ता जाता है। अर्थशास्त्र का केंद्र, फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा है? अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र का आखिरी केंद्र, अल्टीमेट फोकस क्या रहा है? अब तक का अर्थशास्त्रीय विकास किस दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतिफल रहा है? हालांकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का आकार आज काफ़ी वृहद है, लेकिन अगर हम इसके अब तक के विकास का सार निकालें तो इसके केंद्र में पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी रही है। मानव जीवन में सुधार और मानव जगत के जीवन स्तर में सुधार अर्थशास्त्र का केंद्र रहा है। कोई देश या अर्थव्यवस्था किन विधियों के द्वारा अपनी क्षमताओं का अधिकतम जनसंख्या की खुशहाली के लिए उपयोग करे, अर्थशास्त्र इस दिशा में प्रयासरत रहा है। इस प्रक्रिया में अन्याय, अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास किया गया। इस दिशा में पहला सशक्त
प्रयास स्कॉटलैंड के प्रख्यात दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा किया गया जब उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम माना जाता है। इसी प्रकार आने वाले काल में अनेक अर्थविदों द्वारा एक से एक बेहतर और विविध पुस्तकें लिखी गई, जिन सबका एक ही उद्देश्य था, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन तथा उन गतिविधियों की सर्वोच्च क्षमता का विकास, ताकि मानव जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। मानव जीवन की बेहतरी की दिशा में अर्थशास्त्र का यह दौर आज भी जारी है। अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौती, चाहे कालखंड कुछ भी रहा हो, अर्थव्यवस्था की मूल चुनौती रही है अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना। वस्तुओं की श्रेणी में आधारित मदों तथा भोजन, आवास, वस्त्र इत्यादि से लेकर गैर आधारित नॉन बेसिक मदें यथा रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार इत्यादि हो सकती हैं। इसी प्रकार जनसंख्या को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर उच्चतर प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, वायु परिवहन, टेलीफोन, इंटरनेट इत्यादि तक हो सकती हैं। कोई अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होती हैं, उसकी वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा और प्रकार दोनों बढ़ती जाती हैं। सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन करके अपने समसामयिक आवश्यकता की पूर्ति करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था की चुनौती रही है। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे ही एक श्रेणी की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में सफल होने की स्थिति में आती है, विकास के नए स्तर में उच्चतर श्रेणी की वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का यह दौर प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अनवरत चलता रहता है और यह प्रक्रिया कभी नहीं खत्म होने वाली है। इस चुनौती के दो आयाम हैं। प्रथम, अपने उपलब्ध संसाधनों के दोहन के द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जिनकी उस समय जनसंख्या को आवश्यकता होती है। अपनी उत्पादन प्रक्रिया का यह स्तर प्राप्त करना आवश्यक होता है। उत्पादन के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मात्रा के निवेश की आवश्यकता होती है। यह निवेश वहाँ की सरकार, निजी क्षेत्र, देशी और या विदेशी या फिर सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से जुटाया जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उचित स्तर के उत्पादन की चुनौती के साथ ही द्वितीय चुनौती है वितरण की। उत्पादित वस्तु जनसंख्या तक वितरण की किस प्रणाली द्वारा पहुंचना उचित होगा, यह दूसरी चुनौती होती है। वितरण प्रणाली के भी तीन मॉडल प्रचलित रहे हैं: सरकारी वितरण, बाजार वितरण और मिश्रित वितरण प्रणालियाँ। सरकारी वितरण प्रणाली में सभी वस्तुओं और सेवाओं का वितरण स्वयं सरकार द्वारा किया जाता है, जो उनके बाजार मूल्य पर नहीं किया जाता। वहीं बाजार वितरण प्रणाली साधारण मांग, आपूर्ति और मूल्य पद्धति पर आधारित होता है। मिश्रित वितरण प्रणाली पहली दोनों प्रणालियों का ही एक मिश्रित रूप है, जिसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति जहां सरकार करती है मुफ्त से लेकर सब्सिडी पर, वहीं कुछ अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बाजार के द्वारा होता है। विकासशील देशों में अभी यही प्रणाली प्रचलित है। सरकारी या मिश्रित वितरण प्रणालियों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बाजार वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने संबंधी आर्थिक सुधार प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के वर्तमान युग में बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा मांग की जाने वाली उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं की उपयुक्त मात्रा को सुनिश्चित करना यथा उत्पादन की खास मात्रा को सुनिश्चित करना देश के संसाधनों, प्राकृतिक और मानव के कुशल दोहन से ही संभव है। देश के संसाधनों के दोहन की व्यवस्था क्या हो, अर्थशास्त्र में यह एक दीर्घकालीन विवाद का मुद्दा रहा है। इस असमंजस को एक विशेष शीर्षक से पुकारा जाता है, अर्थव्यवस्था का संगठन। 200 वर्षों से अधिक तक चलने वाले इस असमंजस के उपरांत आज यह स्पष्ट हो सका कि अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका क्या हो। यही कारण है कि इस विवाद को एक दूसरे शीर्षक से भी जाना जाता है, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। अगले शीर्षक में हम इसकी सरल चर्चा करेंगे। वितरण तंत्र मॉडल। वितरण तंत्र के क्षेत्र में तीन मॉडल ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में है: राज्य बाजार तथा राज्य बाजार का मिला जुला मॉडल। पहले प्रकार की वितरण प्रणाली में राज्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति का पूरा जिम्मा लेता है, जिसके लिए उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस प्रणाली के सर्वोत्तम उदाहरण है
पूर्व सोवियत संघ और चीन। दूसरे प्रकार की प्रणाली वितरण की बाजार आधारित कोटि के अंतर्गत आती है, जो कि मूल्य प्रणाली के अनुसार कार्य करती है। इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार में उपलब्धता उनकी मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होती है। उनका मूल्य खुले बाजार में निर्धारित होता है और तब अंत में आबादी के बीच उनका वितरण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की यही वितरण प्रणाली थी। समस्त यूरोप, अमेरिका में 1930 के दशक तक तीसरी और सर्वाधिक प्रचलित वितरण प्रणाली अन्य दोनों प्रणालियों के अनुभवों से उपजी है, जो कि राज्य बाजार का मिश्रण है। इस प्रणाली में कतिपय वस्तुओं और सेवाओं को लोगों के बीच राज्य द्वारा मुफ्त अथवा आर्थिक सहायता स्वरूप घटाई गई दरों पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सीधे बाजार करता है। इसके लिए उपभोक्ताओं को मूल्य चुकाना पड़ता है। दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं में से एक है या अन्य प्रकार की वितरण प्रणालियों का अनुसरण करती हैं। आबादियों की सामाजिक आर्थिक रचना में परिवर्तन के अनुरूप अर्थव्यवस्था में राज्य एवं बाजार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के मिश्रण की पुनर्परिभाषा की जाती है। अर्थव्यवस्था का संगठन ऐतिहासिक तौर पर नागरिक समाज पर जिस एक मुद्दे ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है, वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था है। क्या उत्पादन पूरी तरह से सिर्फ सरकार या राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या फिर इसमें निजी क्षेत्र को भी काम करने की मंजूरी होनी चाहिए, या फिर संयुक्त उपक्रम सबसे बेहतर उपाय है? राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी का उपक्रम। किसी खास देश में एक समय सीमा के दौरान उत्पादन के विभिन्न प्रारूपों को अपनाया जाता है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं भी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। हमारी समझ से किसी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न चरणों में उभर कर सामने आए अर्थव्यवस्था की तीन प्रणालियों को देखना होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की मशहूर किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ 1723 से 1790 स्कॉटलैंड में जन्मे दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के प्रोफेसर स्मिथ के लेखन ने कुछ खास विचारों को जन्म दिया, जो कुछ पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हुए और अंततः पूंजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने तब वाणिज्य और उद्योग में सरकार के ज़्यादा नियमन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस नियमन की वजह से अर्थव्यवस्था का विकास उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा था जिस रफ्तार से हो सकता था। उनके मुताबिक इसके चलते ही लोगों की स्थिति भी बेहतर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने श्रम विभाजन पर जोर देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने अपने सैद्धांतिक प्रस्ताव में बताया कि बाजार की शक्तियों के अदृश्य हाथ देश में संतुलन की स्थिति को लाएंगे और आम लोगों की स्थिति बेहतर होगी। लोकहित के लिए कोई अर्थव्यवस्था काम करे, इसके लिए स्मिथ ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को जरूरी माना था। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। यह एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशित होने के 1 साल के बाद ही हो गया। इससे स्मिथ का विचार दूसरे यूरोपीय और अमेरिकी देशों में फैला। 1800 आते आते वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा, जिसके बाद में कई और नाम प्रचलित हुए। प्राइवेट इंटरप्राइजेस सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का पहली बार सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 के सामने आया। यह अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नजर आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था
को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी, वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था। यहाँ तक श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन ही थे। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। मार्क्स के मुताबिक समाजवाद साम्यवाद के रास्ते में बदलाव का समय है, लेकिन यह वास्तविकता में कभी होता नहीं है। मूल रूप से इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ही पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुई। इसमें हर विपरीत बातों को शामिल किया गया। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण के नाम पर आलोचना करती है। इसके जवाब में पूंजीवादी अर्थशास्त्री इसे राज्य पूंजीवाद कहते हैं, जहां केवल सरकार शोषक होती है। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर साम्यवादी नजरिए से बौद्धिक जमात में गंभीर बहस हुआ करती थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ की अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा। अमेरिका ही नहीं, पश्चिम यूरोप के कई देशों को भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके चलते भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन समस्याओं से स्मिथ के विचार उभरने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नजरिए ने जन्म लिया, जो मशहूर किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी 1936 में शामिल है। इसे देने वाले मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स 1883-1946 में थे। केन्स ने सरकारी हस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों और अदृश्य हाथों की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा भी करेगी, लेकिन वह गरीबों को गला घोटकर ही संभव होगा। उन्होंने कहा, मूल्य और मजदूरी में इतना लचीलापन नहीं होगा कि सबको नौकरी मिल पाएगी। उनके मुताबिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भी कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे। ऐसे में मांग में गिरावट के साथ बाजार में मंदी का दौर शुरू हो सकता है, जिस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो वह 1929 की तरह महामंदी के दौर में तब्दील हो सकता है। बाजार की अर्थव्यवस्था की सीमा पर केन्स ने सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार का मजबूत दखल होना जरूरी है। मंदी से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए केन्स ने सरकारी खर्चे बढ़ाने, विवेकाधीन मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा, ब्याज दर में कटौती, मुद्रा की सस्ती आपूर्ति इत्यादि और उत्पाद और सेवाओं की मांग की मजबूत करने का सुझाव दिया, क्योंकि यह सब मंदी के अहम कारक थे। जब केन्स आर्थिक मंदी के कारकों की तलाश कर रहे थे और उससे बचाव के रास्ते तलाश रहे थे, तब पूरे यूरोप, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चलन छाया हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को अपने में पचाना चाहिए। उस दौर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी समान और सेवा बाजार व्यवस्था अधीन थी। इसका मतलब यह हुआ कि आम लोगों की ज़रूरत की हर चीज़ की आपूर्ति प्राइवेट एंटरप्राइजेस द्वारा की जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पैसे और धन का प्रवाह आम आदमी से उत्पादन और आपूर्ति संभालने वाले चंद लोगों की ओर होने लगा, और इस प्रक्रिया में आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार गिरती गई। आखिर में इससे मांग बुरी तरह प्रभावित हुई और आर्थिक महामंदी का दौर आ गया। केन्स की सलाह के मुताबिक कई पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया गया। इनमें बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके मुताबिक अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका की शुरुआत भी हुई। सरकार ने कुछ आधारभूत उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन और उसका वितरण शुरू किया, जिसे पब्लिक गुड्स कहा गया। इन उत्पादों का लक्ष्य सभी लोगों को न्यूनतम पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जरूरत पड़ने पर इन उत्पादों पर होने वाला खर्च आम लोगों के कर पर डाला जा सकता था। 1930 से लेकर 1950 तक यूरोप और अमेरिका में कुल जीडीपी का 50% हिस्सा सरकार द्वारा सार्वजनिक उत्पादों के उत्पादन पर खर्च किया गया, जो सोशल सेक्टर के नाम से भी मशहूर है। अत्यधिक आवश्यकता वाले
उत्पाद और सेवा को आज तक लोग प्राइवेट गुड्स के नाम से खरीदते हैं। इसे कुछ ही दिनों के भीतर सरकार को मुफ्त में मुहैया कराना पड़ा ताकि आम जनता बाजार में मौजूद सुविधा और सामान पर खर्च कर सके ताकि उनकी मांग कायम हो। उपरोक्त उदाहरण यहाँ यह समझने के लिए दिए गए हैं कि किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था ने खुद को नए सिरे से बदला और इसमें कुछ उपयोगी गैर बाजारी अर्थव्यवस्था यानी सरकारी अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत इस तरह से हुई और इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चुनौती मिली। अर्थव्यवस्थाओं के विकास के इस दौर में सरकारी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को देखना भी दिलचस्प है। पोलिश दार्शनिक ऑस्कर लॉन्स 1965 ने 1950 के दशक में वही प्रस्ताव समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए दिया था जो केन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए दिया था। प्रोफेसर लॉन्ज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी चीज़ों की प्रशंसा के साथ पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली से कुछ अच्छे तत्वों के समावेश की सलाह दी थी। उन्होंने सरकारी अर्थव्यवस्था को बाजार समाजवाद मार्केट सोशलिज्म की तरफ अग्रसर होने की सलाह दी। मार्केट सोशलिज्म शब्द ऑस्कर लॉन्स की देन है। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्थाओं ने उनकी सलाहों को खारिज कर दिया। उस वक्त समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह के बदलाव को निंदनीय माना गया। हालांकि बाद में यह सुझाव कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक साबित हुआ। केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्च ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह के प्रयोग की गुंजाइश होती है जिसका परिणाम आने वाले समय में मालूम होता है, लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति में जड़ होती हैं, लिहाजा उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किए और इसका असर हुआ कि उनकी अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो गया। साम्यवादी चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पहली बार अर्थव्यवस्था में सरकार के पूर्ण नियंत्रण के खिलाफ में विचार सामने आया। अंततः चीन ने अपनी सरकारी अर्थव्यवस्था में सीमित दायरे में बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की शुरुआत की। इस दिशा में 1985 में चीन ने ओपन डोर की नीति के अंतर्गत बाजार समाजवाद को अपनाया। यह बाजार समाजवाद मार्केट सोशलिज्म का पहला उदाहरण रहा। दूसरे सरकारी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की तरह प्रयोग करने में नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की। हालांकि दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करना उतना आसान भी नहीं था। सोवियत संघ में भी बाजार की अर्थव्यवस्था को शामिल करने की कोशिश हुई। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नामक विचारों को अपनाया गया। रूसी शब्द ग्लासनोहत का मतलब खुलापन होता है, जबकि पेरेस्ट्रोइका से तात्पर्य पुनर्संरचना से है। इसके परिणाम के चलते ही सोवियत संघ का बंटवारा हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक बंटवारों की वजह आर्थिक कुप्रबंधन के चलते राजनीतिक व्यवस्था का चरमरा जाना रहा। दूसरी सरकारी अर्थव्यवस्थाओं ने जब मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की कोशिश की तो बदलाव के दौर में उन्हें गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। दरअसल बाजार समाजवाद की दिशा में अग्रसर होने से पहले कई मापदंडों पर उसकी तैयारी करनी होती है। चीन ने माओ त्से के समय से ही, खासकर 1975 के बाद से इस दिशा में काफ़ी होमवर्क शुरू कर दिया था। इसके चलते ही वह अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में कामयाब रहा। सरकारी अर्थव्यवस्था से बाजार की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का चीन सबसे आदर्श उदाहरण है। इन दो घटनाओं का दायरा कई दशकों तक फैला हुआ था, जिसके तहत अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं ने दूसरे के अनुभव और व्यवस्थाओं को अपने में समाहित किया। लेकिन 1980 के अंत तक दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक या व्यवहारिक तौर पर ना तो पूंजीवादी रह गई थी और न ही समाजवादी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के राजनेताओं को भविष्य दृष्टा माना गया, जो 1990 के दशक के मध्य तक आते आते साबित भी हुआ। वैसे व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में कोई खास उत्साह नहीं दिखा था। इस व्यवस्था की खासियतों और उसके अस्तित्व को लेकर किसी ठोस विचार का सामने आना बाकी था। इस दिशा में पहला विचार विश्व बैंक का आया। विश्व बैंक ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियतों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में राज्य की दखल की जरूरत को भी स्वीकार किया।
यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के नज़रिए में बड़ा बदलाव था, क्योंकि विश्व बैंक WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को मुक्त बाजार वाली अर्थव्यवस्था का हिमायती माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में यह राय तब बनी जब 1999 में विश्व बैंक की रिपोर्ट 21वीं सदी में प्रवेश के नाम से प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा, सरकार विकास में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन ऐसा कोई तय नियम नहीं है जो सरकार को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। विश्व बैंक ने आगे जाकर इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकारों को सलाह दी कि अपने आर्थिक विकास, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वह उन खास क्षेत्रों और उसमें खास दायरे की पहचान करे जिसमें बाजार और सरकार दोनों का दखल हो। विश्व बैंक के इस अंतिम दस्तावेज ने एक तरह से ऐतिहासिक तौर पर चली आ रही अर्थव्यवस्थाओं के दौर यानी मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था और सरकारी अर्थव्यवस्था यानी एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स की मान्यताओं को खारिज कर दिया। ऐसा दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के आधार पर किया गया। इस अर्थव्यवस्था ने दोनों तरह की अर्थव्यवस्था के मेल से बनी मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस तरह से लंबे समय से चला आ रहा वह विवाद भी समाप्त हुआ कि कौन सी अर्थव्यवस्था बेहतर है, बाजार वाली अर्थव्यवस्था या फिर सरकारी अर्थव्यवस्था। इस दस्तावेज में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की खासियतों को शामिल किया गया और इसके मुताबिक दोनों व्यवस्थाओं की खासियतें एक दूसरे की पूरक हैं। वास्तविक समस्या बाजार या फिर सरकार का होना भर नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाकर बेहतर व्यवस्था बनाना है। बाजार की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो सकती है और किसी देश के लिए प्रतिकूल। यह केवल भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते संभव होगा। ठीक उसी तरह से सरकारी अर्थव्यवस्था भी किसी एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। वैसे ही यह तय है कि आर्थिक व्यवस्थाओं में न तो पूंजीवादी सबसे अच्छा है और न ही सरकारी अर्थव्यवस्था। हाँ, इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप मौजूदा समय में सबसे अच्छा है। सरकार बाजार काफ़ी हद तक किसी भी अर्थव्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर निर्भर होते हैं। लिहाजा इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं बन पाया है जिसे दुनिया भर में एक समान तौर पर लागू किया जा सकता था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को बाजार और सरकार की हिस्सेदारी को खुद से तलाशना होता है। वैसे ये भी संभव है कि किसी अर्थव्यवस्था को बदलते समय के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के चलते अपनी मिश्रित अर्थनीतियों में बदलाव लाना पड़ सकता है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। भारत तो स्वतंत्रता के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, लेकिन 1991 में भारत के लिए एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था की तलाश शुरू हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उस दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में भ्रम की स्थिति थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूह के लिए छोड़ दिया जाता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया वह उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए। तब अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार की हिस्सेदारी को नए सिरे से परिभाषित किया गया और एक नई मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में बदलाव के चलते सरकार और बाजार की हिस्सेदारी में बदलाव हुआ। नई मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया गया। कई व्यवस्थाएं जिन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था उसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया। इसके कई उदाहरण हैं: दूरसंचार, ऊर्जा, सड़क, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसी समय में कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे जिन्हें सरकार के अधीन ही रखा गया। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से सामाजिक क्षेत्र कहा जा सकता है। इनमें शामिल हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, पोषण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। भारत 1991 से पहले भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश था और 1991 के बाद भी इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित ही रही, लेकिन सरकार और बाजार की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बदल गई। आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों में बदलाव होने पर भारत अपनी अर्थव्यवस्था में ज़रूरत के मुताबिक बदलाव कर सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत और इसके विकास ने लंबे समय से चली आ रही उस बहस को खत्म कर दिया कि कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। यह बहस 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस से शुरू हुआ था और विश्व बैंक की 1999 की विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक जारी रहा था। यह भ्रम की स्थिति करीब 225 साल 1776 से 2000 तक बनी रही। मौजूदा समय में विश्व की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन WTO
का दबदबा है। डब्ल्यूटीओ जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है, वह मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि सरकार अर्थव्यवस्था में दखल नहीं दे सकती, बल्कि यह ज़रूरत पड़ने पर सरकार के कहीं ज़्यादा दखल की जगह बनाती है। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। अर्थव्यवस्था को संगठित करने को विवाद वास्तव में इस बात के चारों ओर घूमता रहा कि अर्थव्यवस्था में राज्य सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में राज्य की तीन भूमिकाएं स्पष्ट होती हैं। पहला, अर्थव्यवस्था के नियामक और रेगुलेटर की भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य प्रमुख आर्थिक नीतियां बनाता है और उनका कार्यान्वयन करता है। आर्थिक नियामक की भूमिका, पूंजीवादी राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों ही में राज्य के पास रहा है। निजी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादककर्ता और आपूर्तिकर्ता की भूमिका, जिसके अंतर्गत राज्य अपनी भूमिका का दो रूप में निर्वाह कर सकता है। प्रथम रूप, जिसके अंतर्गत इन उत्पादों को नागरिकों तक बिना किसी मूल्य के आपूर्ति की जाती है, जैसा कि राज्य अर्थव्यवस्थाओं समाजवादी और साम्यवादी में होता था। दूसरे रूप में राज्य इन उत्पादों को उपभोक्ता तक बाजार व्यवस्था के अनुसार पहुंचाता है, जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में दिखता है, जहां सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों की तरह यह कार्य लाभ या फिर कुछ सब्सिडी देकर कर रही है। लोक वस्तुओं या सामाजिक वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता की भूमिका, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सुविधाओं का जनता की सरकार द्वारा बिना किसी भुगतान का पहुंचाया जाता है। इनका भुगतान पूरी अर्थव्यवस्था सरकार करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य यह भूमिका नहीं निभाता था। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं अपनी सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं के मुताबिक अपने राज्य के लिए विभिन्न भूमिकाएं तय करती हैं। अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए दुनिया में अलग अलग सिद्धांत अपनाए जाते हैं। इस वजह से अतीत में विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई। अर्थव्यवस्था के नियमन पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में सरकार ही उसे नियमित करती है। लेकिन राज्यों की ओर से दो अन्य गतिविधियों के चयन की वजह से वास्तविक अंतर पैदा होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में दोनों भूमिकाएं सेकंड और थर्ड सरकार के अधीन होती हैं और इन्हें सरकारी अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। इसमें दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, समाजवादी और दूसरी साम्यवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रम सरकार के अधीन नहीं होता, लेकिन उनका शोषण सरकार नहीं कर सकती, जबकि साम्यवादी कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था में श्रम सरकार के अधीन होता है और इन दोनों अर्थव्यवस्था का कोई बाजार नहीं है। जिस व्यवस्था में दोनों भूमिका सेकंड और थर्ड की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को मिलती है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन वह नियामक के तौर पर अपनी भूमिका जरूर निभाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक भूमिका फोर्थ भूमिका तय होती है। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत का सामान मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें ये जिम्मेदारी उठाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा भार अनुदान देकर वहन करती हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट 1999 एक तरह से अर्थव्यवस्था में सरकार की उपयुक्त भूमिका को दर्शाता है। इसके मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक ज़रूरत के मुताबिक सरकार की भूमिका में भी बदलाव संभव है। राजनीतिक समस्याएं तीन चीज़ों के मिलने से बनती हैं: आर्थिक निपुणता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इन तीन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था में ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि जिसमें केवल राज्य की भूमिका हो या फिर केवल बाजार की भूमिका हो। इन चुनौतियों का सामना तभी हो सकता है जब सरकार और बाजार दोनों को संतुलित भूमिका दी जाए। संतुलन की परिभाषा मौजूदा स्थिति और भविष्य के लक्ष्य के आधार पर तय होती है। मौजूदा भूमंडलीकरण की दुनिया में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सटीक संतुलन को ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम किसी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत का आकलन करेंगे तो इसमें राज्य की कुछ अनिवार्य भूमिका नजर आएंगी। अगर किसी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति या फिर समूह पर नियमन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वह दूसरों की कीमत पर खुद मुनाफा कमाने पर जोर देंगे। ऐसे में ये भूमिका सरकार के अधीन ही होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त भी है, क्योंकि इससे बड़ी आबादी के हितों का ख्याल रखना संभव है। सामान का उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी जा सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र है।
सरकार अगर इस क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाती है तो उस पर काफ़ी बोझ पड़ेगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में उपयुक्त निजी क्षेत्र की मौजूदगी नहीं होने से यह जिम्मेदारी सरकार के अधीन भी है। भारत भी उन देशों में से एक है। हालांकि कुछ देशों में निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए सरकारों ने यह जिम्मेदारी पूरी तरह से निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ा हुआ है। भारत में यह प्रक्रिया विलंबित है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है ताकि निजी क्षेत्र आ सकें। हालांकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरी उत्पादों की आपूर्ति निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ी जा सकती है, क्योंकि यह नुकसान देने वाला है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह जिम्मेदारी खुद लेनी होगी या फिर अपनी जिम्मेदारी को इस क्षेत्र में बढ़ाना होगा। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद यही स्थिति है। निजी क्षेत्र सामानों के उत्पादन और वितरण में सक्षम है, लिहाजा सरकार इस क्षेत्र विशेष में लगे अपने मानव और आर्थिक संसाधनों की बचत कर सकती है। विश्व बैंक के अध्ययन के मुताबिक पूर्वी एशियाई चमत्कार 1993 में यह देखा गया कि ऊपर के उदाहरण से एक तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। यह बदलाव मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था में नजर आया। यहाँ यह बदलाव 1960 के दशक में हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यह बदलाव उपयुक्त समय पर शुरू नहीं हुआ। 1991-92 में यह काफ़ी देरी से शुरू हुआ और इसे अनिवार्य किया गया। पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में भी इसी तरह के सुधार हुए, लेकिन वे अपनी मर्जी से किए गए थे। वॉशिंगटन सहमति। वॉशिंगटन सहमति शब्दावली अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा 1989 में प्रयुक्त की गई। इसके अंतर्गत उन्होंने तत्कालीन लातिन अमेरिकी देशों के लिए नीतिगत सुधार सुझाए, जिन पर वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की भी सहमति थी, और वे इन्हें इन देशों को संकट से उबारने के लिए ज़रूरी मानते थे। इन नीतिगत सुधारों को निम्नलिखित 10 आयाम थे। वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करना जिनसे उच्च प्राप्ति की संभावना हो, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा तथा आधारभूत संरचना। कर सुधार, सीमांत दरों में कमी तथा कराधार को बड़ा करना। ब्याज दर उदारीकरण, प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर, व्यापार उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतः प्रवाह का उदारीकरण, निजीकरण, विनियमन, प्रवेश एवं विकास में बाधाओं को दूर करने के अर्थ में, तथा संपत्ति अधिकारों की रक्षा। हालांकि आने वाले समय में यह शब्दावली नव उदारवाद, लातिन अमेरिका में बाजारवादी रूढ़िवाद जैसा कि 1998 में जॉर्ज सोरस ने कहा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण की समानार्थक हो गई। यह ऐसे अति विश्वास और अंधा प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए भी प्रयुक्त हुई कि बाजार कैसी भी स्थिति संभाल सकता है, लेकिन वस्तुस्थिति भिन्न रही है। 80 और 90 के दशक के दौरान भी इन नीतियों की अनुशंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक यूएस ट्रेजरी के साथ मिलकर करते आ रहे थे। ये नुस्खे उस समय लातिन अमेरिका के देशों के वास्तविक समस्याओं के हल के लिए सुझाए गए थे, और बाद में अन्य परिस्थितियों में भी इनके उपयोग की कोशिशों का विरोध उन लोगों ने भी किया जो इनके प्रतिपादक थे। वॉशिंगटन सहमति का हवाला देना विशेषकर जॉन विलियमसन के लिए मानो दुर्भाग्यपूर्ण ही लगता रहा है, जो कि इसके जनक रहे। वे कहते हैं कि दुनिया भर में प्रेक्षक ऐसा मानते हैं कि वॉशिंगटन सहमति का अभिप्राय ऐसी नव उदारवादी नीतियों से है जो कि लाचार देशों के ऊपर वॉशिंगटन स्थित वित्तीय संस्थाओं ने थोपी है और उनके यहाँ संकट और दुर्दशा का कारण बने हैं। ऐसे लोग भी जो इस शब्दावली को क्रोध और घृणा के साथ ही उच्चारते हैं। विलियमसन पुनः कहते हैं कि अनेक लोग यह समझते हैं कि जैसे इस सहमति दस्तावेज के बिंदु उन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका विकासशील देशों पर जबरन लादना चाहता है। इसके बदले विलियमसन हमेशा से यह मानते रहे हैं कि ये अनुशंसाएं अथवा नुस्खे उन सहमतियों का प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं कि वास्तव में वे सार्वभौमिक हैं। इस योजना के अनेक प्रतिपादकों का यह विचार है
कि इनके पीछे कोई सख्त नव उदारवादी एजेंडा नहीं है, जैसा कि मुक्त व्यापार के विरोधी समझते हैं या दावा करते हैं, बल्कि उन्हें इसे एक अनुदार मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि एक देश में आर्थिक स्थिरता किस प्रकार की नीतियों से संभव है। लेकिन हुआ यह कि इन नीतियों से इन प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई जिन्हें उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण कहा जाता है। इनके चलते अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई। पूरी दुनिया में उन देशों में कहीं अधिक जो विश्व बैंक में विकास निधि प्राप्त कर रहे थे अथवा जो भुगतान संतुलन संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने जाते रहे थे, जैसा कि भारत में जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। यह सब ऐसा था मानो आदम स्मिथ के मुक्त व्यापार उदारवाद के नुस्खे का पुनर्जन्म नव उदारवाद हुआ हो। आज अनेक विद्वान यह मानते हैं कि हाल के अमेरिका और यूरोप के आर्थिक संकटों का कारण कहीं न कहीं सहमति कंसेंसस में निहित है। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में आई महामंदी, अमेरिका के सब प्राइम संकट के पश्चात के जो परिणाम हुए, उसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि वृद्धि तथा विकास को सही करने अथवा पटरी पर लाने के लिए बाजार पर निर्भरता अब और नहीं चल सकती और दुनिया अब एक विकास राज्य डेवलपमेंट स्टेट के पक्ष में कुछ सहमत हो सकती है, जैसा कि पूर्व एशिया के देश अपनी मजबूत वृद्धि के लिए भी कभी भी सहमति के पीछे नहीं गए। कीन्स के अहस्तक्षेपकारी राज्य का विचार आज की परिस्थितियों में एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है, जैसा कि अमेरिका के नोबल अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन मानते हैं और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी इसी रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपनी आर्थिक गतिविधियों को आय अर्जन के मामले में महत्तमीकृत करना चाहता है ताकि आर्थिक गतिविधियां लाभकारी से और अधिक लाभकारी हो सकें। चाहे आर्थिक संगठन की व्यवस्था कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, यथा उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। इसी क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता है। यही कारण है कि इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यथा बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, किसी अर्थव्यवस्था में उनके क्षेत्रकों का सकल आय में क्या योगदान है और कितने लोग उन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, इन बातों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का नामकरण भी होता है। कृषक अर्थव्यवस्था, एग्रेरियन इकोनॉमी। अगर किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इसके अधिक हो तो वह कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक ऐसी ही अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज इसके सकल आय में हिस्सा घटकर 18% के आसपास रह गया। इस दृष्टिकोण से भारत एक कृषक अर्थव्यवस्था नहीं लगता, लेकिन आज भी इस क्षेत्र पर भारत के लगभग 49% लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। यह एक विशेष परिस्थिति है जहां सकल आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जिस अनुपात में घटा है, आजीविका के लिए इस पर लोगों की निर्भरता उस अनुपात में नहीं घटी है। जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर स्थानांतरण नहीं हुआ है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था में उसकी सकल आय में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक रहता है तथा इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता भी रहती है। पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका इस स्थिति में रहा था जब उन्हें औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था। यह स्थिति भारत में अभी तक नहीं आई,
ना तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान इस स्तर तक बढ़ा, ना ही इस पर जनसंख्या की निर्भरता ही बढ़ी। सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% या उससे ज़्यादा होता है, उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले पहले पहल वह देश थे जो पहले पहल औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपना चुके थे। इस अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर लोगों की आजीविका तृतीय क्षेत्र से पूरा होता है। बीते एक दशक के दौरान 2003 से 4 से लेकर 2012 से 13 सेवा क्षेत्र में भी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। इस दौरान पूरी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि में 65% हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की रही है, जबकि 27% उद्योग धंधों और 8% कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है। 19वीं सदी के अंत तक कम से कम पश्चिमी देशों में तो यह सत्यापित हो चुका था कि औद्योगिक गतिविधियां कृषिगत गतिविधियों की तुलना में आय अर्जित करने का बेहतर और तेज तरीका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मान्यता पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मान्यता पूरी दुनिया में मान्य हो गई और सभी देशों में औद्योगिकरण की होड़ शुरू हो गई। जब कई देशों ने औद्योगिकरण की कामयाबी के साथ अपना लिया, तो आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से उद्योग धंधों की तरफ आया। इस बदलाव की प्रक्रिया को ही वृद्धि के चरण स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के रूप में परिभाषित किया गया। औद्योगिकरण के बढ़ने से कृषिगत क्षेत्रों पर लोगों की निर्भरता कम होती गई और उद्योग धंधों पर निर्भरता बढ़ती गई। ठीक इसी तरह का बदलाव उद्योग धंधों से सेवा के क्षेत्र में बदलाव करने के दौरान नजर आया। सर्विस सेक्टर पर निर्भर आबादी को औद्योगिकरण के बाद के दौर की आबादी माना गया और इसे सर्विस सोसाइटीज़ के रूप में भी मान्यता मिली। पूरे यूरोप और अमेरिका में कुल उत्पादन का करीब 50% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आ रहा था और लगभग आधी आबादी की आजीविका भी इस पर निर्भर थी, यानी किसी क्षेत्र की उसकी आय में योगदान और उस पर निर्भर जनसंख्या में साम्यता थी। लेकिन कुछ देशों के मामले में ऐसा नहीं हुआ। भारत में उन देशों में शामिल था जहां यह साम्यता नहीं थी। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़ी अवधारणा का स्पष्ट होना आवश्यक है। वैसे तो इसका पता सामान्य तौर पर देश और वहाँ के लोगों की खुशहाली और उनकी प्रसन्नता से लगाते हैं। यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है, हालांकि हम यह जान चुके हैं कि आय से किसी भी समाज के बेहतर और कुशल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस राय के पीछे कोई कई वजह भी हैं। जब 1990 के शुरुआती सालों में मानव विकास सूचकांक की शुरुआत हुई, इस सूचकांक में किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में भारी पैमाने पर निवेश किया जाता हो। यही वजह है कि विकास या मानव विकास का केंद्र बिंदु आय को माना जाता है। एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है, उसी तरह से पूरे देश की आय का भी आकलन संभव है और पूरे विश्व की आय का अनुमान लगाना संभव है। हालांकि पूरे विश्व की आय को मापने का तरीका मुश्किल ज़रूर है। बहरहाल, किसी भी देश की आय को आकलित करने के लिए अर्थशास्त्र में 4 दृष्टिकोण हैं। ये चारों दृष्टिकोण हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। यह सब किसी भी देश को राष्ट्रीय आय के रूप में हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। ये अलग किसी भी देश की आय के बारे में अपने खास अंदाज में विश्लेषण करते हैं। इस अध्याय में हम इन चारों दृष्टिकोणों के बारे में अलग-अलग अध्ययन करेंगे। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, इनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।